ये मूवी सॉ सीरीज की एक इम्पोर्टेंट मूवी है जिसके कहानी में हमें काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें हमें जिक्सॉ की शुरुआत से लेकर एंड तक की सारी बातें पता चलेगी, लेकिन कहानी को समझने के लिए इसके पिछले पार्ट्स को देखना जरूरी है। इसीलिए इसके पिछले पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के एंडिंग से शुरू होती है, जिसके लास्ट सीन में जिक्सॉ मारा गया था और अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स जिक्सॉ के बॉडी पार्ट्स को अलग कर देते हैं। तब उन्हें जिक्सॉ के पेट में एक टेप मिलती है और यह वही टेप है जिस पर पार्ट 3 में जिक्सॉ ने वैक्स डाली थी ताकि वो आसानी से उसे निगल सके। वो डॉक्टर्स पुलिस को इस टेप के बारे में बताते हैं। तब डिटेक्टिव हॉफमैन वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस टेप का मैसेज किसी डिटेक्टिव के लिए ही था, जिसमें जिक्सॉ ने बोला था कि उसके मरने के बाद भी उसका ये गेम शुरू रहेगा। इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्हें किसी अजीब तरह के ट्रैप में फंसाया था। उनमें से एक के होठों पर और दूसरे के आंखों पर टाके लगाए थे ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना हो सके। उन दोनों के गले पर चेन्स लगी थी, जिसका दूसरा छोर किसी मशीन से लगा था और वो मशीन चेन को रोल करके उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। और अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ उतना ही समय था जितना उस मशीन को उन्हें खींचकर क्रश करने में लगने वाला था। तब गूंगे आदमी को अंधे आदमी के गर्दन पर एक चाबी दिखती है, जिसके बारे में वो अंधे को बता नहीं सकता था और अंधा वो चाबी खुद देख नहीं सकता था। इसलिए गूंगा वो चाबी लेने का फैसला करता है, लेकिन अंधा उसे अपने पास आने ही नहीं दे रहा था। इसलिए गूंगा उससे लड़कर वो चाबी हासिल करने की कोशिश करता है और उन दोनों के घमासान फाइट के बाद आखिर वो उस अंधे को जान से मारकर उस चाबी को पा लेता है और खुद को आजाद कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव हॉफमैन अपनी टीम को लेकर एक लोकेशन पर जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये भी जिक्सॉ का अड्डा था। वह उन लोगों को डिटेक्टिव केरी की बॉडी दिखती है, जो पिछले पार्ट में जिक्सॉ के ट्रैप का शिकार बन गई थी और वो अभी भी उसी ट्रैप में लटकी थी। केरी की बॉडी देखकर स्वाट कमांडर रीस काफी दुखी होता है, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त थी। उस बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने दो स्पेशल एजेंट आते हैं, जो बॉडी की हालत देखकर हॉफमैन से बोलते हैं कि ये ट्रैप जिक्सॉ या एमेंडा का नहीं था, क्योंकि जिक्सॉ एक कैंसर से पीड़ित बूढ़ा था और एमेंडा एक लड़की थी। इसलिए वो दोनों भी डिटेक्टिव केरी को इस ट्रैप पर लटकाने के लिए इतनी ऊंचाई पर उठा नहीं सकते थे। यानी कोई और भी था जो जिक्सॉ की मदद कर रहा था और उन्हें अब उसी को ढूंढना था। इसके बाद हम स्वाट कमांडर रीस को देखते हैं, जो अपने घर आकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के होने की आहट होती है। इसलिए वो चेक करने जाता है, लेकिन तभी कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने ही घर के बाथरूम में पाता है, जहाँ से निकलने पर वहाँ की टीवी ऑन होती है, जिसमें जिक्सॉ का मैसेज था। जिक्सॉ बोलता है कि वो अपनी लाइफ में सभी को बचाना चाहता है, लेकिन वो हर एक को तो बचा नहीं सकता और अब उसे डिटेक्टिव मैथ्यू और डिटेक्टिव हॉफमैन को बचाना है। यानी मैथ्यू अभी भी जिंदा था, जिसे पिछले पार्ट में एमेंडा ने मरने के लिए तो छोड़ दिया था, लेकिन जिक्सॉ ने उसे बचाकर 6 महीने कैद में रखा था। और अब अगर रिच को उसे बचाना है तो उसके पास 90 मिनट है और उसी बीच उसे कुछ टास्क से गुजरना होगा, और अगर वो उनमें फेल हो गया तो मैथ्यू के साथ साथ हॉफमैन भी मरने वाला था। अब रिच का पहला टेस्ट उसी के घर में था, जिसमें वो उसी के घर में पिगमास पहने एक विक्टिम को पाता है, जिसे एक चेयर पर किसी तरह के ट्रैप में फंसाया था और दीवार पर लिखा था सी व्हाट आई सी, यानी वो देखो जो मैं देख रहा हूँ। तब रिच उस विक्टिम के चेहरे से मास्क हटाकर देखता है कि उसमें एक लड़की थी। तभी वहाँ की टीवी पर जिक्सॉ का दूसरा मैसेज प्ले होता है, जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि इस लड़की का नाम ब्रेंडा है और उसने अपने पर्सनल लाइफ में काफी क्राइम्स किए हैं और रिच चाहे तो उसे बचा सकता है, लेकिन उसे बचाना उसका काम नहीं है। मैसेज खत्म होते ही वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें वो मशीन ब्रेंडा के बालों को रोल करके खींच रही थी, जिससे उसके सर की स्किन फटे जा रही थी। ये देखकर रिच उसे बचाने की कोशिश करता है और काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह ब्रेंडा को छुड़ा लेता है, लेकिन अब ब्रेंडा उल्टा रिच पर ही हमला करने लगी थी। तब रिच उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडा उसकी जान लेने पर ही तुली थी, इसीलिए सेल्फ डिफेंस पर रिच ब्रेंडा को मार देता है। तब उसे पता चलता है कि ब्रेंडा को मिले टेप में जिक्सॉ ने उससे कहा था कि एक डिटेक्टिव आकर उसे उसके गुनाहों के लिए पकड़ने वाला है और अगर उसे उस कैद से बचना है तो उसे उस डिटेक्टिव को जान से मारना होगा। इसके बाद रिच को वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस और एक चाबी मिलती है, इसलिए वो उस चाबी को लेकर आगे बढ़ता है और तब तक इधर रिच के घर पुलिस टीम पहुंच चुकी थी, जहां उन्हें काफी सारे विक्टिम के फोटोज और साथ ही ब्रेंडा की बॉडी मिलती है, जिससे उन्हें रिच पर ही शक हो जाता है। इधर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रिच एक मोटेल पहुंचता है, क्योंकि वो चाबी इसी मोटेल के कमरे की थी। उस कमरे में रखे टेप से उसे पता चलता है कि इस मोटेल के मैनेजर का नाम इवान है, जो काफी घिनौना इंसान है और उसने अपनी जिंदगी में काफी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है।
वही उसे उसके करतूत के कुछ फोटोज और वीडियो देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर रिच को काफी गुस्सा आता है और वो जिक्सॉ की बात मानकर उसे उसके ट्रैप में फंसा देता है। तब उस मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे समय से पहले अपनी दोनों आंखें फोड़नी थी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस ट्रैप का शिकार बनने वाला था। तब वो मैनेजर उसके पूरे समय में सिर्फ एक ही आंख फोड़ पाता है, जिससे वो ट्रैप एक्टिवेट होकर उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग करके उसकी जान ले लेता है। इधर पुलिस वाले जिक्सॉ की एक्स वाइफ को कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं। तब वो बताती है कि जिक्सॉ एक इंजीनियर था और एक कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप भी थी। साथ ही वो भी एक क्लिनिक चलाती थी, लेकिन एक दिन जब वो क्लिनिक बंद करके जा रही थी तब उसके क्लिनिक में एक चोर घुस गया था और उसके जल्दबाजी से दरवाजा खोलने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और तभी से जिक्सॉ बदल गया और उनका डिवोर्स हो गया। बाद में उसे पता चला कि वो एक कैंसर पेशेंट है, इसलिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी वो बच गया। इधर रिच आगे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एक स्कूल में आता है। तब उसे याद आता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। दरअसल एक बाप अपनी छोटी बेटी के साथ ही गलत काम करता था और उसी केस के सिलसिले में वो यहाँ आया था, लेकिन उस छोटी बच्ची ने अपने बाप के डर से अपना बयान बदल दिया, इसलिए रिच उस बाप को सजा नहीं दे पाया था। अब आगे जाने पर उसे उसी बच्चे के पेरेंट्स दिखते हैं जो एक दूसरे के साथ स्पाइक्स के जरिए जुड़े थे, लेकिन वो स्पाइक्स कुछ इस तरह से जुड़े थे कि उन्हें निकालने पर उस घटिया बाप की मौत तो तय ही थी, लेकिन उसकी माँ बच सकती थी। लेकिन उसे बचाना रिच का काम नहीं था। उसे बचने के लिए खुद उसे ही अपने पति की कुर्बानी देनी थी, और वो भी ऐसा ही करती है। वो खुद अपने हाथों से स्पाइक्स निकालती है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन उसका पति खून बहने की वजह से मारा जाता है। अब रिच अपने आगे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद वो स्पेशल एजेंट स्कूल में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें वहाँ उस बच्चे के घिनौने बाप की बॉडी मिलती है और वो सब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी पास वाले रूम में उन्हें जिक्सॉ का पपेट मिलता है, इसलिए वो पास जाकर चेक करने लगते हैं। तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एक एजेंट काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसलिए दूसरा एजेंट काफी गुस्सा होकर जिक्सॉ की बीवी के पास जाता है। तभी पास पड़े एक पुराने फोटो से उसे एक लोकेशन की लीड मिलती है और हम देखते हैं कि रिच भी उसी लोकेशन पर पहुंच चुका था और वही डिटेक्टिव मैथ्यू और हॉपमैन भी कैद था। उन पर एक आदमी नजर रखे हुए था और यह आदमी वही गूंगा आदमी था जो मूवी के शुरुआत के ट्रैप से बचने में कामयाब हो चुका था। अब यहाँ उसका टास्क ये था कि 90 मिनट पूरे होने के बाद उसे मैथ्यू और हॉपमैन को आजाद करना था, और अगर 90 मिनट से पहले मैथ्यू आजाद हो गया तो उसके पीठ पर लगे ट्रैप की वजह से वो मरने वाला था। साथ ही वहाँ के दरवाजे पर भी एक ऐसा ट्रैप लगा था जो 90 मिनट से पहले दरवाजा खोलने पर एक्टिवेट होने वाला था, यानी 90 मिनट से पहले कोई दरवाजा भी खोल नहीं सकता था। लेकिन रिच को तो यह बात पता नहीं थी। वो तो मैथ्यू को बचाने के लिए यहाँ पहुंच चुका था और उसी के पीछे अपने इन्वेस्टिगेशन के दम पर स्पेशल एजेंट भी यहाँ पहुंच चुका था। अब हालत ये थे कि 90 मिनट पूरे होने के लिए कुछ ही समय बचा था और तब तक अगर किसी ने मैथ्यू का दरवाजा नहीं खोला तो वह सभी बचने वाले थे। तभी कहानी का मेन ट्विस्ट आ जाता है और हम देखते हैं जेफ को, जो थर्ड पार्ट के खुद के टास्क कंप्लीट कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो एजेंट उसके पीछे चला जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन को एमेंडा ने शूट कर दिया और वो जाकर जेफ पे गिरी, इसलिए जेफ ने भी एमेंडा को मार दिया। यानी तीसरे पार्ट की टाइमलाइन और चौथे पार्ट की टाइमलाइन साथ ही चल रही थी। जिक्सॉ ने ऐसा दिमाग लगाया था कि उसके इस रिज वाले टाइमलाइन के बारे में एमेंडा तक को भनक नहीं थी। इधर 90 मिनट खत्म होने को कुछ सेकंड्स ही बचे थे कि रिज उस रूम में घुस जाता है, जिससे वहां का ट्रैप एक्टिवेट होकर डिटेक्टिव मैथ्यू के सर को क्रश कर देता है। ये देखकर रिच को लगता है कि उस गूंगे ने ही ये सब किया है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। तभी वो गूंगा मरते मरते उसे एक टेप देता है, जिससे रिच को पता चलता है कि वो उसके आखिरी टेस्ट में फेल हो गया है, क्योंकि उसे समझना था कि वो हर एक को बचा नहीं सकता। इसीलिए अगर वो अपने पिछले टास्क से कुछ सीख लेता और मैथ्यू का ख्याल छोड़ देता तो आज वो सभी जिंदा होते। तभी उसके पास डिटेक्टिव हॉपमैन आता है, जो उसे गेम ओवर बोलकर दरवाजा लॉक कर लेता है। यानी हॉपमैन पहले से ही जिक्सॉ का साथी था। इधर स्पेशल एजेंट जेब का पीछा करते हुए जिक्सॉ के रूम तक जाता है। तब जेब उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। तब उसे वहाँ लिन, एमेंडा और साथ ही जिक्सॉ की भी बॉडी मिलती है, जो सभी तीसरे पार्ट में ही मर चुके थे। तब हॉपमैन वहाँ आकर उस एजेंट को भी उसी रूम में बंद कर देता है और कहानी सीधा इस मूवी के स्टार्टिंग में आती है, जहाँ हॉपमैन जिक्सॉ की वो टेप सुन रहा था। यानी वो टेप भी हॉपमैन के लिए ही था, जिसमें जिक्सॉ ने कहा था कि उसके मरने के बाद भी ये गेम शुरू रहना चाहिए और ये हॉपमैन की ही जिम्मेदारी है। और जिक्सॉ की इसी खतरनाक प्लानिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।